Welcome student in the new session of biology online classes. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue. क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का with more than 700 plus marks in NEET exam and more than 350 marks in biology in NEET exam. और ये आना चाहिए, आएगा भी, इजी भी है, कठिन नहीं है। 350 से प्लस जाना बहुत कठिन नहीं होता है, बस होता क्या है कि इसमें आप जानते हुए भी कुछ गलतियां कर जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, तो जो क्वेश्चन के आंसर देने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही, चलो यही मार देते हैं, एंड यू आर नॉट श्योर दैट the marked questions you have asked is 100% correct. और जिस समय ये चीज़ आपके मन में आ गई कि जो आपने क्वेश्चन को ऑप्ट किया है, उसका जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है वो सही है, तो फिर गलती ख़त्म हो जाएगी। और ये कैसे होता है? ये बायोलॉजी में तभी हो सकता है जब बायोलॉजी में हर चीज़ आपको मेमोरी ट्रिक्स के द्वारा 100% याद हो और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ब्रेन काम करने लगे और क्वेश्चन के एंडिंग से पहले ही उसका आंसर आपकी जुबान पर आ जाए। देन स्टूडेंट्स, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन की रीडिंग के फ्रेम के बाहर आने से पहले आपकी जुबान पर आ जाए, एंड दिस इज़ द बायोलॉजी एट योर टंग। ओके, इस लेक्चर सीरीज़ जो हमने ट्रिक्स की शुरू की थी प्लांट की केस में, और मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर से डिफरेंट ट्रिक्स के थ्रू कई चीज़ों को याद करा दिया। और अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स का रिस्पांस था कि सर एक बार देखने पर याद हो गया। मुझे लगता है ये आज का लेक्चर भी इससे भी बढ़िया, जो पिछले गए हैं उससे भी अच्छा है। ट्रिक्स हैं और इसमें प्लस कॉन्सेप्ट भी है। क्या चीज़ है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिनरल न्यूट्रिशन में 2 तरह के हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में बात किया था। थोड़ा आपको बैक में ले चलना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, जस्ट मिनरल्स। और जो भी मिनरल्स हमने बात किए थे वह स्पेसिफाई करके चल रहे थे कि हम इसेंशियल मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई? इसेंशियल मिनरल्स के बारे में। और इसेंशियल मिनरल की संख्या आपको पता है ये कितनी है? 17 है। देयर नंबर इज 17। ये 17 नंबर इसेंशियल मिनरल का होता है। और इसको जब आपने क्लासीफाई किया था तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर गए थे कि ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड था। एक था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, MACRO मैक्रो, और एक था माइक्रो। दैट मीन्स इसको हम लोग ट्रेस एलिमेंट भी बोल सकते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट लिख देता हूं मैं, न्यूट्रिएंट। प्लांट्स के लिए तो ये न्यूट्रिएंट ही है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखिए कितनी चीज़ें एक दूसरे से मैच करती हैं और इसको आप आसानी से याद कर पा सकते हो। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर इन दोनों न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाए, ज़रा सोचिएगा, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसी के रेस्पेक्ट में हम आपको बताने चल रहे हैं। अगर इन दोनों में से किसी की भी प्लांट में डिफिशियंसी हो जाए तो इस डिफिशियंसी से प्लांट में डिजीज़ क्रिएट हो जाता है, रोग हो जाता है। और इस डिजीज़ के सिम्टम्स प्लांट में दिखाई देने लगते हैं, सिम्टम्स। और इन सिम्टम्स को आपने पढ़ा था कि ये सिम्टम्स क्या होता है। पहला सिम्टम जो आपने देखा था मुझे अच्छे से पता है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, डिले इन फ्लावरिंग,
इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ऐसा ढेर सारा कैरेक्टर और डिजीज़, पर्टिकुलर डिजीज़ भी आपने देखी थी। अगर नहीं देखा है तो बैक लेक्चर में जाओ, शिवानुजा ट्यूटोरियल्स को सर्च करो यूट्यूब पर, उसके अंदर सब बहुत तरह के वीडियोज़ हैं, हर टॉपिक के ट्रिकी वीडियोज़ हैं, उनको उठा करके जो ज़रूरत हो उसको देख लो। शिवानुजा, हाँ जी क्या बोला था, बिल्कुल सही बोला, शिवानुजा ट्यूटोरियल्स को सर्च करना है। डिजीज़ के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से ये वाले न्यूट्रिएंट्स, अब देखिए स्पेसिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, ये वाला जिसका नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, अगर इसकी प्लांट में इफ़िशियंसी हो जाए, देखिए डिफिशियंसी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़िशियंसी, इसको इफ़िशियंसी को आप ऐसे समझना कि ये एक्सेस कंसंट्रेशन में हो जाए, एक्सेस कंसंट्रेशन में हो जाए, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अरे भाई कम की तो बात हमने सुनी थी कि कम होने से इस पौधे पर ये प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर इफ़िशियंसी में हो गए, एक्सेस हो गए, तब भी कोई प्रभाव पड़ता है ना। क्या पड़ता है, तो जैसे ही ये एक्सेस होंगे प्लांट में क्या क्रिएट करेंगे, टॉक्सिसिटी को क्रिएट करेंगे। टॉक्सिसिटी क्या क्रिएट करेंगे, टॉक्सिसिटी, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट के एक्सेस होने पर भी प्लांट में प्रभाव पड़ता है, ऐसा आपकी, हमारी, हम सब की एनसीईआरटी ने लिखा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर एक्सेस हो गए, स्लाइट एक्सेस होने में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इट विल क्रिएट टॉक्सिसिटी। चलिए सर समझ में तो आ गई कि अधिक होगा तो टॉक्सिसिटी आएगी। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें, मेडिकल में कैसा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, तो पूछ सकता है कि कौन सा मिनरल एक्सेस होने पर किस दूसरे मिनरल को प्रभावित कर देगा, उसके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, प्लांट में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। अरे ये जानना पड़ेगा ना आपको। तो आइए इसके लिए एक ट्रिक्स है, क्या भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक टॉपिक इसमें दिया गया है, देखिए टॉक्सिसिटी ऑफ, मैक्रो की नहीं सोचना है, किसके बारे में, माइक्रो के बारे में, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एनसीईआरटी यही बोर्ड पर ही है सब कुछ, जिसने नहीं देखा उसके लिए सिर्फ रास्ता बचेगा रीडिंग का ही। रीडिंग मारे और रट्टा मारो, याद हुआ तो ठीक, सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर किसका दोष देंगे, सोचना होगा। हमें सिर्फ क्या समझना है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, देखो एक दो सेंटेंस इसका है, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से याद कर जाना। सेंटेंस क्या है, मन में आया, ट्रिक्स है इसका, क्या है भाई, ट्रिक्स लिख देता हूँ, टॉक्सिसिटी की ट्रिक्स, TRICKS, ट्रिक्स। मन में आया तो फेंका, मन में आया तो फेंका, मैगी, क्या फेंक दिया, मैगी को फेंक दिया, या मग। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, मन में आया तो फेंका, FECA, फेंका, किस चीज़ को, फेंका, मग, MUG, मग मतलब MG। टॉक्सिसिटी मन में आया, किसके आया, मन के आया, मन में, मन मतलब MN का मतलब मैग्नीज, मैग्नीज कॉजेज टॉक्सिसिटी टू, किसके लिए, आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, 3 के लिए। मन में आया तो फेंका, मग, फेंक दिया मतलब उसको कुछ माना ही नहीं, उस बेकार कर दिया उसको,
तो ये एक ट्रिक्स है। मन, मन मतलब एमएन, में आया तो फे का मग, फे से FE, आयरन, का से CA, मग से MG, मीन्स MN काजेज टॉक्सिसिटी टू आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसको आप दूसरी तरह से भी याद रख सकते हैं, मन्नो मिक्स्ड टॉक्सिन्स इन कैफे एंड मैगी। अगर मान लो एक ट्रिक से मन नहीं भरा, दूसरा ट्रिक्स ले लो। क्या भाई, मन्नू, MNU, मन्नू, मिक्स्ड टॉक्सिन, हालांकि ये ठीक नहीं बात है, फिर भी टॉक्सिन इन कैफे, CAFE, कैफे एंड मैगी, मैगी। तो देखिए मन्नू से क्या हो गया, MN निकला। मिक्स्ड टॉक्सिन अपने आप क्लियर हो गया कि ये क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर रहा है। किसको टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर रहा था, MN क्रिएट टॉक्सिसिटी इन CA कैफे, कैल्शियम, FE आयरन एंड मग मतलब मैगी, मैगी मीन्स क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। है ना सिंपल ट्रिक्स। और ढेर सारा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है कि हम बस एक लाइन याद कर जाए, मन में आया तो फेंका मग। मन मतलब मैग्नीज, फेंक दिया मतलब टॉक्सिसिटी क्रिएट किया, किसके लिए, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए। या आप याद कर सकते हो, मन्नू मिक्स्ड टॉक्सिन्स इन कैफे एंड मैगी। तो मन्नू मीन्स MN, टॉक्सिन्स तो आ ही जाएगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। कैफे, CAFE, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। ओके, इसको जानने के बाद से एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, और वो होता है, आपको NCERT के हिसाब से ही लेकर के चलेंगे, ज़्यादा नहीं, कि जितने भी तरह के मिनरल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, उसमें कुछ मिनरल एलिमेंट्स मोबाइल और कुछ इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक हेडिंग मैं और लेकर के चलता हूं, मोबाइल एंड इमोबाइल। ये भी हमारी NCERT ने लिखा है, इमोबाइल मिनरल एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन सा मिनरल एलिमेंट मोबाइल होता है और कौन सा इमोबाइल होता है मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है ना। और जितने लोग भी पढ़े हो, ईमानदारी से देखो, ये सेंटेंस हेडिंग के रूप में नहीं दिया NCERT ने, बीच में लिख दिया है। और जब तक आप यहाँ तक पहुँचते हो तब तक कहीं ना कहीं ये स्लिप कर जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के लिए मोबाइल और प्लांट के लिए इमोबाइल एलिमेंट्स कौन से हैं, हम कैसे इसको जानें। तो इसके लिए एक मेथड है जिसको कि आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई एक प्लांट है, इस प्लांट को आप ध्यान से देखो, सॉइल में प्लेस्ड प्लांट है, नीचे की तरफ इसकी ओल्डर लीव्स हैं। ये कौन सी लीव्स हैं, तो दिस वन इज द ओल्डर लीव्स। अभी मैं इसका ट्रिक्स बता दूंगा आपको। और ऊपर की तरफ जब जाओगे आप लोग, ऊपर की तरफ, तो इसकी यंगर लीव्स मिलेंगी। कौन सी लीव्स मिलेंगी, यंगर। जो लोग भी आप NCERT पढ़े हो ना, जरा याद करना, इस पूरे सेंटेंस को जो डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, NCERT ने सेंटेंस में लिखा है। जिसको डायग्राम में बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही NCERT में लिखा गया है। क्या, तो नीचे की लीव्स ओल्डर हैं, ऊपर की लीव्स यंगर हैं। अब होता क्या है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ओल्डर लीव्स होती हैं, जब पुरानी होती जाती हैं तो गिर जाती हैं, गिर जाएंगी। तो इस ओल्डर लीव्स के अंदर बहुत तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। तो कौन सा मिनरल ओल्डर लीफ हमेशा के लिए रख लेती है और कौन से मिनरल को अपने अंदर से ऊपर यंगर लीफ में ट्रांसफ़र कर देती है, देखिए ध्यान से। तो कुछ मिनरल को तो ये रख लेगा अपने अंदर और कुछ को ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा
अब आपको आंसर मिल जाना चाहिए कि जो ओल्डर में ही रह गया वह कैसा एलिमेंट है, ई मोबाइल। ओल्डर में रह गया वो कैसा हो गया, ई मोबाइल एलिमेंट्स, ओल्डर। और जो यंगर्स में चला गया, वहाँ से कहाँ चला गया, यंगर लीफ में चला गया, तो यंगर में चला गया तो वह क्या हो जाएगा भाई, तो आंसर है कि वह मोबाइल एलिमेंट होगा, है ना। क्या जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि जो ओल्डर लीव्स के अंदर बहुत तरह के मिनरल्स हैं, इसमें से कुछ मिनरल को ओल्डर लीफ रख लेती है, वो किसी को नहीं देती, और कुछ मिनरल को ओल्डर लीफ ट्रांसफ़र कर देती है यंगर वन को। तो जो चलने लायक होगा उसी को तो ट्रांसफ़र करेगी, और जो चलने लायक नहीं होगा उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगी। तो जो ओल्डर में ही रह गया वह कैसा हो गया, ये हो गया ई मोबाइल, ई मोबाइल आई। और जो ऊपर की तरफ गया वह कैसा हो गया, मोबाइल एलिमेंट। आई मतलब ई मोबाइल, ए मतलब मोबाइल। अब प्रश्न है क्या, तो देखिए एक स्टोरी के फॉर्म में इसको समझना है कि जो ओल्डर लोग होते हैं, ओल्डर पीपल होते हैं, वह अपने पास कैश रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, कैश, पैसा। और नमक यंगर्स को दे देते हैं, ए ले जाओ ले जाओ। नमक का मतलब नमकीन, नमकीन ऐसा समझिए, क्या चीज़, नमकीना, नमकीन को यंगर्स को दे देते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, ले जाओ भाई नमकीन खा लो, खुश रहोगे, और अपने पास क्या रख लिया, कैश। तो इसका ट्रिक्स है कि ओल्डर मैन हैव कैश एंड ट्रांसफ़र नमक या नमकीन टू यंगर्स। सेंटेंस देखिए मैं लिखता हूँ, ओल्डर वन हैव कैश, CAS देखिएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, CA और S। ओल्डर वन ने क्या रख लिया, कैश, एंड ट्रांसफ़र नमक टू यंगर्स। नमक का मतलब नमकीन से है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि N को हम ले लेंगे नाइट्रोजन, M को ले लेंगे मैग्नीशियम, और K तो आपको पता ही है क्या होगा भाई, पोटेशियम। तो ट्रांसफ़र कौन हुआ, जो मोबाइल था, किसको ट्रांसफ़र किया गया, यंगर को ट्रांसफ़र किया गया। क्या ट्रांसफ़र किया गया, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। मीन्स ओल्डर वन हैव कैश, कैश का मतलब आप देखिए ना, यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी ना, क्या आएगा, एक आएगा कैल्शियम और एक आएगा सल्फर। तो किसी भी प्लांट के अंदर जो ओल्डर लीफ होगी उसके पास ई मोबाइल एलिमेंट्स होंगे, और कौन सा ई मोबाइल एलिमेंट होगा, तो कैल्शियम एंड सल्फर। और ये ट्रांसफ़र यंगर वन को क्या करेगा, तो यंगर वन को ट्रांसफ़र करेगा नमक, मीन्स नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ये एक कठिन लाइन में हो, डिफ़िकल्ट लाइन में एनसीईआरटी ने इसको लिखा है, लेकिन अगर आप इसको ईजिली तैयार करें तो आसान हो जाता है इस ट्रिक्स के थ्रू। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप 100% याद कर जाएं, बट मैक्सिमम चीज़ों को जहाँ पर लगे कि नहीं ये तो मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है, इसको तो बार बार याद करने पर भी नहीं समझ में आ रहा है, देन एट दैट टाइम इस ट्रिक का यूज़ करिए। 100% एनसीईआरटी में लिखे गए वर्ड्स हैं, और आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑप्शन एनसीईआरटी बायोलॉजी से बाहर नहीं आता। तो क्यों न कम समय में हम इसको पूरा 100% तैयार कर जाएं। क्यों, क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का है। और कैसे, विथ मोर देन 700 मार्क्स। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था उस लेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स बस इतनी सी थी कि मिनरल्स में से इसेंशियल मिनरल्स 17 टाइप के होते हैं, इसमें से कुछ मैक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। जब कभी भी इसकी डिफिशियंसी होती है तो प्लांट में डिजीज हो जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट एक्सेस हो जाए
तो भी डिजीज हो सकता है, प्लांट में टॉक्सिसिटी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, बिकॉज इट कॉजेज टॉक्सिसिटी। लेकिन ये बात इस फ्लो चार्ट के माध्यम से याद रखना है कि मैक्रो के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं, माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ट्रिक्स क्या थी भाई, मन में आया तो फेंका मग, मन मतलब मैग्नीज, फेंक दिया मतलब क्या, टॉक्सिसिटी उसको दिया, जहर था इसलिए फेंक दिया। किसको फेंका, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये नहीं तो आप दूसरी लाइन याद कर सकते हैं, मन्नू मिक्स्ड टॉक्सिन्स इन कैफे एंड मैगी। मन्नू मीन्स मैग्नीज, टॉक्सिन तो समझ में आ रहा है टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, मैग्नीशियम के लिए। एक और भी इंपॉर्टेंट बीच की लाइन में एनसीईआरटी लिख करके, एनसीईआरटी तो बड़ा चालाकी से अपना काम करती है ना, बीच के लाइन में कुछ चीज़ें लिख दी हैं कि मोबाइल एलिमेंट और ई मोबाइल एलिमेंट प्लांट में कौन से होते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ देना पड़ेगा आपको कि जो भी ये ओल्डर लीफ होगी, इस ओल्डर लीफ के पास क्या होगा, तो कैल्शियम होगा और सल्फ़र होगा, कैल्शियम और सल्फ़र, और इनके पास नाइट्रोजन होगा, पोटेशियम होगा और मैग्नीशियम होगा। ये तीन चीज़ें यंगर के पास होगी और ओल्डर के पास ये रहेगा। तो जो ओल्डर के पास रहेगा वो ई मोबाइल रहेगा, और ओल्डर से यंगर में चला जाएगा, यहाँ से ऊपर गया तो वो मोबाइल एलिमेंट कहलाएगा। याद कैसे किया आपने, तो ओल्डर मैन हैव कैश मतलब पैसा, एंड ट्रांसफ़र नमकीन टू यंगर्स, और यंगर्स को क्या ट्रांसफ़र कर दिया, नमकीन। तो नमकीन से निकल गया कि यंगर मतलब मोबाइल एलिमेंट नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम है, और ई मोबाइल जो कि कैश के रूप में रह गया वह कैल्शियम और सल्फ़र होता है। एक बार इसको देखिए और इसके स्क्रीनशॉट को तुरंत आप ले लीजिए, फिर मैं आगे की ट्रिक्स की तरफ चलता हूँ। जी, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब क्या करना है, मुझे एक नए ट्रिक्स की तरफ चलना है। बहुत ध्यान से देखिए ना इन सारी चीज़ों को, मैं हट जाता हूँ, कुछ भी इसमें बचना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक्सेस बता ही नहीं रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को ना आप लोग, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना है, तो उतना तो याद रखना पड़ेगा। रखिए देखिए, इसके बाद से जो मिनरल न्यूट्रिशन में एक और टॉपिक आपको परेशान करेगा वो होता है नाइट्रोजन साइकिल का। नाइट्रोजन साइकिल में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। इसको अब मैं मिटा देता हूँ। इस नाइट्रोजन साइकिल में, चलिए मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन साइकिल को, और आप लोग भी इसको अब तैयार हो जाइए। नाइट्रोजन N2 साइकिल। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है ना वो एटमॉस्फेयर है। कहाँ है, तो एटमॉस्फेयर। यहाँ पर नाइट्रोजन N2 ये प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है पता है आप लोगों को, ये प्रेजेंट है नाइट्रोजन प्लांट के और एनिमल के बायोमास में। प्लस ये कहाँ प्रेजेंट है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ, प्लांट ऑब्लिक एनिमल, इन दोनों के बायोमास में। अब इसको मत कह देना कि आप समझा दीजिए सर बायोमास को, ये आप जानते हो, प्लांट एनिमल की डेड बॉडी जो बायोमास है ना वो मरने के बाद आएगा। बायोमास मतलब शरीर का पूरा मास होता है, ये इकोलॉजी में आप समझ रहे होंगे। इनके अंदर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के न्यूक्लिक एसिड के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अमीनो एसिड के लिए, प्रोटीन्स के लिए और हार्मोन्स के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। जैसे मान लो
डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करोगे तो देखो, एक ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसको आप जैसे समझना हो समझ लेना कि ये प्लांट ही है, कुछ और है नहीं कि आप सोचोगे। इस प्लांट के अंदर क्या चाहिए भाई, तो इस प्लांट के अंदर मैं लिखता हूँ इसके न्यूक्लिक एसिड, इस प्लांट का न्यूक्लिक एसिड आपको पता होगा डीएनए, ठीक है ना, और आरएनए, प्लस इसके अंदर प्रोटीन, प्लस इस प्लांट के अंदर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, प्लस इस प्लांट के लिए हार्मोन्स। चार चीजें मैंने बोला, 1 न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ हार्मोन्स। इन चारों चीजों की सिंथेसिस इस प्लांट में तब होगी जब इस प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, तो देखो भाई इस प्लांट में नाइट्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन रहेगा, तो इसी नाइट्रोजन से न्यूक्लिक एसिड भी बनेगा, इसी से प्रोटीन भी बनेगा, इसी से अमीनो एसिड भी बनेगा, इसी से हार्मोन भी बनेगा। अरे कितना महत्वपूर्ण की चीज़ है ना ये, कि नाइट्रोजन है तो पौधे ने इतनी चीज़ों को बना लिया। आ रही है बात समझ में? अरे नहीं आ रही तो फिर इधर आ जाओ। अब यह नाइट्रोजन प्लांट कहाँ से लेता है, तो यह नाइट्रोजन जो होता है यह प्लांट सॉइल से लेता है, सॉइल से ये एब्जॉर्ब करता है, सॉइल, और सॉइल से ये नाइट्रोजन NO2 और NO3, NO2 का मतलब नाइट्राइट, नाइट्राइट याद रखिएगा, और NO3 का मतलब नाइट्रेट, इस नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ऐसे एब्जॉर्ब करेगा ये, और फिर ये नाइट्रोजन इसके द्वारा जब पौधे में पहुंचेगी तो पौधे में इतना काम होगा। कुछ बच्चे हमारे जो पढ़ चुके हैं ज़्यादा, वो सोचेंगे कि इतना तो हम जानते ही हैं, फिर सर बता क्यों रहे हैं आप? अरे भाई हम एक और चीज़ बताने चल रहे हैं जिसको कि आप बहुत मुश्किल से समझते हो। क्या? जिस सॉइल से ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रही है ना, उस सॉइल में माइक्रोब्स भी होते हैं। अब आइए अपनी लाइन एनसीईआरटी तो ये भी है, सब कुछ माइक्रोब्स होते हैं, और इस माइक्रोब को भी नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? इसको भी नाइट्रोजन चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये सब चीज़ें इसको भी बनानी है, तो ये भी सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रेट को। ध्यान से दीजिए इस चीज़ को, ये भी एब्जॉर्ब करेगा। अब इसको अगर मैं बैरियर बनाने की कोशिश करूं, देखो ऐसे ऐसे, तो एक तरफ माइक्रोब भी नाइट्रोजन को ले रहा है और एक तरफ प्लांट भी ले रहा है, तो इस प्लांट और इस माइक्रोब दोनों के बीच में नाइट्रोजन के लिए क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपटीशन फॉर नाइट्रोजन, इसके लिए कंपटीशन हो रहा है। यही तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि कोई भी प्लांट होगा, उस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, और वो नाइट्रोजन प्लांट कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। और इसी सॉइल में माइक्रोब भी हैं, और माइक्रोब को भी नाइट्रोजन चाहिए, तो माइक्रोब भी इस सॉइल से लेंगे। फिर सोचोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मिट्टी तो है इतना बड़ा, उस मिट्टी के अंदर से नाइट्रोजन पौधा भी ले ले, ये माइक्रोब भी ले ले। लेकिन यहाँ एक शब्द एनसीईआरटी ने यूज़ किया है, कंपटीशन करता है। क्या करता है? कंपटीशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई? तो नाइट्रोजन का मेन सोर्स कहाँ है? एटमॉस्फेयर। देखिए ये मेन सोर्स है, मेन सोर्स। इस नाइट्रोजन का मेन सोर्स क्या दिखा रहा है? कि एटमॉस्फेयर है। और यह पौधा और यह माइक्रोब इस नाइट्रोजन को कहां से लेगा? सॉइल से। समझ में बात आई? है तो ये एटमॉस्फेयर में, लेकिन पौधे और ये माइक्रोब इस नाइट्रोजन को कहां से लेगा? सॉइल से लेगा। इसका मतलब कि नाइट्रोजन इस सॉइल में, अब देखिएगा ध्यान से इस चीज को, नाइट्रोजन N2 इज लिमिटिंग, एनसीईआरटी का शब्द आ जाइएगा,
लिमिटिंग एलिमेंट इन सॉयल। सॉयल में ये नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं है, सॉयल में कैसी है, लिमिटिंग है, और इस वजह से इस प्लांट और इस माइक्रोब के बीच में नाइट्रोजन को लेकर के कंपटीशन हो रहा है। अदरवाइज अगर ये नाइट्रोजन का सोर्स सॉयल होती तो इसमें प्लांट और माइक्रोब के बीच में कंपटीशन नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने का सिर्फ एकमात्र कारण यही है क्योंकि सॉयल में ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन लिमिटिंग एलिमेंट है, क्योंकि इसका मेन रिजर्वायर क्या है, एटमॉस्फेयर। एकदम एनसीईआरटी पैराग्राफ जरा पढ़ना मेरे वीडियो देखने के बाद, तुझे लगेगा कि अरे सर क्या हम पढ़ें, हम तो यही देख लेते हैं, ये तो पूरी एनसीईआरटी ही ऐसे ही बोमाइट हो गई है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इसको सॉइल में कैसे लाया जाए जहां पर कि लिमिटिंग है, क्योंकि इस पौधे को तो चाहिए, इस माइक्रोब को भी चाहिए, और दोनों लेंगे कहां से, सॉइल से, और है कहां, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये नाइट्रोजन साइकिल चलानी पड़ेगी, जिसका एक टर्म आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या टर्म आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चलिए इसी में मैं इस स्टेप को लिखता हूं, क्या भाई, N2 फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जैसे रहेगा घबराना नहीं है। नोट्स बना सकते हो, बनाओ, नहीं बना सकते हो, बस इसको देख लो, याद रहेगा दिमाग में, ये मेरी गारंटी है कि याद रहेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करें भाई, इसके बारे में प्रश्न तो यही है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन मुझे समझना है। अब तो बहुत बड़ी बात आ गई। सुनिए, अब देखिए इसको कहाँ से लेकर के मैं चल रहा हूँ, मैं लेकर चल रहा हूँ एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, क्यों, क्योंकि वही रिजर्वायर इसका है। अब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में चेंज किया जाता है, NH3 में। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन किस में चेंज होती है, अमोनिया में। आई बात समझ में, किस प्रोसेस के थ्रू, तो आंसर है अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हम कह देते हैं। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो लिख दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब देखो कुछ प्लांट्स होंगे, ऐसे समझना, इस सेंटेंस को मैं लिखता हूं, यहां पर एक टर्म मैं दे दे रहा हूं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन डेड प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स। इसको भी थोड़ा समझिएगा। ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ये वाली जो डेड प्लांट और एनिमल, ये प्लांट का डेड मैटर है और ये एनिमल का डेड मैटर है, और यहाँ से ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यहाँ पर है डेड बॉडी में। अब यहाँ से भी ये ध्यान दीजिएगा, यह चेंज होगी किस में, अमोनिया में, और इसको अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की जगह एक टर्म दे दिया जाएगा, अमोनिफिकेशन। क्या नाम देंगे, अमोनिफिकेशन। याद रहेगा ना, जब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन अमोनिया में बदली तो क्या बोला गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो डेड प्लांट एनिमल की बॉडी में है, अगर वह अमोनिया में कन्वर्ट हो रही थी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिफिकेशन। तो अमोनिया दो जगह से आ रही है, एटमॉस्फेयर से भी और डेड बॉडी से भी। देखिए एक जगह से दूसरी जगह से आई ना, यहाँ पर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ और डेड बॉडी से क्या हुआ, अमोनिफिकेशन। और अब इसके बाद यह अमोनिया किस में चेंज होगी, नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज होगी, NO3 में। किस में चेंज होगी, NO3- में, जिसको हम नाइट्रेट कहेंगे।
नाइट्रेट कहेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रीफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रीफिकेशन। और जब ये नाइट्रेट बन जाएगा तो इस नाइट्रेट को यह माइक्रोब भी लेगा और यह प्लांट भी लेगा। है ना सिंपल? कि कोई भी प्लांट है, उस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रोसेस है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। एनिमल और प्लांट की डेड बॉडी में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, यह अमोनिफिकेशन के द्वारा भी अमोनिया बनाएगी और ये अमोनिया नाइट्रीफिकेशन के द्वारा नाइट्रेट में चेंज होगा और यह नाइट्रेट माइक्रोब और प्लांट से एब्जॉर्ब होगा। तो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड और हार्मोन, इसका फॉर्मेशन होगा प्लांट्स में। अब यहाँ पर एक दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये प्रोसेस जो भी आप बता रहे हैं या हम बता रहे हैं आपको और आप सुन रहे हैं, यह प्रक्रिया नेचर खुद भी करता है। क्या करता है? नेचर खुद भी करता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से नाइट्रोजनस कंपाउंड NO2, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है, तो वहाँ से भी नाइट्रोजन चेंज होती है। एक इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल। आप NCERT को पढ़ना है आज, क्योंकि मैं इसकी ट्रिक्स को तभी समझाऊंगा जब आप रीडिंग कर पाओगे। एक इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसमें कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। और इन सब के अलावा बल्क अमाउंट में जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में सॉइल में कन्वर्ट होती है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। और वहीं पर सारा खेल है कि उन सभी बैक्टीरिया का नाम हम कैसे याद करें। तो ट्रिक्स है ना। ट्रिक्स किस लिए बनी है? इसीलिए तो बनी है। फ्री होके आ जाओ बाजार। अब देखना, इस एक लाइन में इसके पूरे एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दूंगा, बट इस लेक्चर में नहीं। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है जिससे कि आप ट्रिक्स को इजीली याद कर पाओगे कि कैसे ये प्रक्रिया ये एक स्टेप, दो स्टेप में कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस नाइट्रोजन साइकिल के ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। ओनली ट्रिक्स के साथ, और कुछ नहीं, ओनली ट्रिक्स के साथ। क्यों? क्योंकि बात सपना डॉक्टर बनने की है विथ मोर देन 700 मार्क्स, और उसके लिए बायोलॉजी का एक एक पॉइंट NCERT का ट्रिक्स के थ्रू याद कराना, ये मेरी जिम्मेदारी। माई सेल्फ डॉक्टर SK सिंह। थैंक यू।